नमस्कार। आज हम सूर्य बेताब इंसोलेशन पर चर्चा करेंगे। यह सूर्य बेताब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे वायुमंडल और धरातल पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। उनको मुख्य रूप से ये प्रभावित करता है। सूर्य बेताब को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो सूर्य से विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी और वायुमंडल को प्राप्त होता है उसे हम सूर्य बेताब, सूर्यताप का नाम देते हैं। यह सूर्य बेताब विकिरण ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय धरातल तक पहुंचने में लगता है। सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो हम मानते हैं 14.9 करोड़ किलोमीटर की, जो कि ग्रीष्मकाल और शीतकाल में ये दूरी बदलती रहती है। लेकिन औसत रूप से इसकी जो कुल दूरी है वो 14.9 करोड़ किलोमीटर की मानी गई है। ये सूर्य विकिरण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें लघु तरंगे, मध्य तरंगे और लंबी तरंगे। लघु तरंगे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि ऑक्सीजन और ओजोन गैसों के द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि मध्य तरंगें सूर्य शक्ति का लगभग 52% भाग होता है और इन तरंगों का वायुमंडल को गर्म करने में कोई हाथ नहीं होता। जो मध्य तरंगें होती हैं 52% हिस्सा होता है और इस 52% हिस्से को कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती हमारे वायुमंडल को गर्म करने में। तीसरी जो तरंग है जिनको हम लंबी तरंगों का नाम देते हैं, यह सूर्य तरंगों का कुल 42% हिस्सा होता है। तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगें 3 प्रकार की होंगी: लघु तरंगे, मध्य तरंगे और लंबी तरंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य स्थिरांक की। क्या सूर्य स्थिरांक होता है, किसको हम किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं? यानी सूर्य से सूर्य विकिरण निकलती है और वो 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंब रूप से पड़ने वाली
सूर्य किरणों से प्राप्त विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर स्थिरांक का नाम देते हैं। यहां सूर्य स्थिरांक लगभग स्थिर होता है, लेकिन 2 से 3% भाग ऊपर नीचे इसका होता रहता है। अब हम बात करेंगे सूर्य विताप को प्रभावित करने वाले कारकों की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे धरातल पर जो सूर्य विताप है उसका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। तो हम इसके वितरण की बात करते हैं। तो ये वितरण धरातल पर समान रूप से नहीं पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो बदलती रहती है और पृथ्वी भी लगातार भ्रमण करती है, जिसके कारण से पृथ्वी के हर हिस्से में इसका वितरण समान नहीं पाया जाता। यहां हम पृथ्वी को इस चित्र के सहायता से हम समझ सकते हैं कि 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का ये जो भाग होगा ये सर्वाधिक सूर्य ताप को प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति इन दोनों अक्षांशों के मध्य पूरे साल भर बनी रहती है। इसके बाद में 23.5 से 66.5 डिग्री यहां सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, फलस्वरूप ये कम ताप प्राप्त करता है। 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य सूर्य की किरणें और तिरछी होती जाती हैं, फलस्वरूप यहां न्यून तापमान प्राप्त होता है, न्यून सूर्य विताप प्राप्त होता है। तो इस तरह से 3 मंडलों में हम ग्लोब को विभाजित कर सकते हैं, पृथ्वी को विभाजित करते हैं, जहां तापमान अलग अलग देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि सूर्य विताप को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती है और सूर्य की स्थिति हमारे पृथ्वी पर 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पूरे साल भर बनी रहती है। इसके अलावा जैसे जैसे सूर्य की किरणें लंबवत से तिरछी होती जाती हैं, सूर्य विताप उन क्षेत्रों में कम प्राप्त होता है। तो ऐसे हम जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचते हैं, ये किरणें अधिकतम झुकाव लिए होती हैं, फलस्वरूप यहां सूर्य विताप कम प्राप्त होता है। फिर हम दिन की अवधि की बात करते हैं। जैसे हम ग्रीष्मकाल और शीतकाल में दिन की अवधि की बात करते हैं, तो ग्रीष्मकाल में अवधि लंबी होती है, फलस्वरूप लगभग 13 से 14 घंटे हमारा धरातल सूर्य विताप प्राप्त करता है। और
इसी प्रकार शीतकाल में जब हम बात करते हैं शीतकाल की, तो दिन की अवधि छोटी होती है, फलस्वरूप सूर्य विताप भी कम प्राप्त होता है। फिर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं। हमने औसत दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। जैसे ये सूर्य की स्थिति, यहां 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी और 4 जुलाई, इन दोनों स्थिति में सूर्य की और पृथ्वी की दूरी में अंतर देखने को मिलता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर होता है और यह दूरी लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर की होती है, जबकि इस स्थिति को हम उपसौर की संज्ञा देते हैं। 3 जनवरी को निकटतम और इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है और इसको हम अपसौर की संज्ञा देते हैं। यानी उपसौर और अपसौर, निकटतम दूरी पृथ्वी की सूर्य से होती है, उसको उपसौर की संज्ञा देंगे 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति अधिकतम सूर्य की जो दूरी होती है पृथ्वी से, उसको हम अपसौर की संज्ञा देंगे 4 जुलाई को। यह स्थिति देखी जा सकती है। अब हम जब हमारे देश की बात करते हैं, 3 जनवरी को शीतकाल का समय होता है, निकटतम दूरी होती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, फलस्वरूप अधिक तापमान की बजाय निम्न तापमान प्राप्त होता है। औसतन रूप से 4 से 7% यहां कम तापमान प्राप्त होता है, जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होने के बावजूद उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। यहां अपसौर की स्थिति होगी, लेकिन यहां सूर्य की स्थिति होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होने के कारण यहां पर औसत रूप से कम सूर्य विताप प्राप्त होता है। एक तो 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति, फलस्वरूप तिरछापन किरणों का, जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, ज्यादा दूरी होने के कारण सूर्य विताप कम प्राप्त होता है 4 जुलाई को। तो इसके कारण से इस स्थिति को अपसौर की संज्ञा देते हैं। फिर बात आती है ये दिन के बाद में सौर कला, वैज्ञानिक ये मानते हैं औसतन रूप से सूर्य पर जो धब्बे मिलते हैं उनकी मात्रा कम होती है और कभी कभी ज्यादा होती है। तो औसतन रूप से अगर सूर्य पर धब्बे कम होते हैं, उस स्थिति में सूर्य विताप वायुमंडल और पृथ्वी को कम प्राप्त होता है, जबकि औसतन 11 वर्ष के अंतराल पर सौर कलंकों की संख्या सूर्य पर अधिक हो जाती है। फलस्वरूप सूर्य विताप भी वायुमंडल और पृथ्वी को अधिक प्राप्त होता है। फिर अगला जो है
वो वायुमंडल का प्रभाव हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वायुमंडल अगर साफ है, बादलों रहित है, धूल के कण कम है, जलवाष्प की मात्रा कम है, तो वायुमंडल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सूर्य विताप को प्रभावित करता है। अगर आकाश पर बादलों की स्थिति है, धूल के कण ज्यादा है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, तो वो सूर्य विताप को अधिक अवशोषण का काम करते हैं। फलस्वरूप धरातल और वायुमंडल को सूर्य विताप कम प्राप्त होता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट जल और स्थल की का जो वितरण पाया जाता है उसकी जब बात करते हैं तो जल का जो गुण होता है वो लंबे समय तक तापमान को स्थिर रखता है और वहां अधिक गहराई तक वो ताप पहुंचता है, जिसके कारण से वाष्पीकरण की क्रिया उस क्षेत्रों में, जलीय भागों में अधिक देखने को मिलती है, जबकि धरातलीय कठोर भाग पर कुछ गहराई तक ही सूर्य विताप प्रवेश कर पाता है। इस प्रकार हम धरातल का रंग और उसके स्वभाव की बात करते हैं तो सूर्य विताप को भी ये प्रभावित करता है। अधिक गहरा रंग जब होता है तो वहां सूर्य विताप ज्यादा शोषित करता है, ज्यादा अवशोषण करता है, जबकि कम गहरा जो रंग होगा, कम गहरा भाग होगा, वो कम सूर्य ताप को अवशोषित करता है और वापस परावर्तित करने का काम करता है। जैसे सफेद रंग जितना सूर्य विताप प्राप्त करता है उतना वो वापस वायुमंडल में भेज देता है, जबकि काला जो रंग होता है वो अधिकतम भाग को अवशोषित करने का काम करता है। पूर्ण आदर्श कर्षणिका इन रंगों को हम बोल सकते हैं। फिर हम ये जो कारक हैं जो सूर्य विताप को प्रभावित करते हैं, ये वायुमंडल में इनका अवक्षय कैसे होता है। वायुमंडल में इनका अवक्षय प्रकीर्णन के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा और परावर्तन के द्वारा संपन्न होता है। हम यहां परावर्तन की बात करते हैं। जो भाग धरातल को प्राप्त होता है सूर्य विताप, वो सूर्य विताप वापस कितना परावर्तित होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम पृथ्वी का एल्बिडो नाम देते हैं, एल्बिडो कहते हैं उसको। यानी धरातल को प्राप्त सूर्य विताप और धरातल से वापस परावर्तित होने वाला जो ऊष्मा होती है उसमें जो अंतर होता है उसको हम पृथ्वी का एल्बिडो नाम देते हैं। इसके बाद में अगला जो अपनी क्लास होगी उसमें सूर्य विताप और इसमें वायुमंडल और धरातल पृथ्वी का जो ऊष्मा संतुलन होता है उसकी चर्चा करेंगे, जिसको हम पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट का नाम भी देते हैं। थैंक यू।